अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में आईएमएफ आ गई है और अब नेगोशिएशन चल रहे हैं। जो अंदर की खबर है वो ये है कि अमेरिका से डील हो गई है। अमेरिका पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बचा रहा है। उस पर जाने से पहले दो तीन खबरें आपके साथ पर्सनल शेयर कर लूँ। एक तो ये कि अभी मैं शुरू कर रहा था रिकॉर्डिंग तो एक ईमेल आई है पाकिस्तान के एक शहर से। मैं डिटेल ज़्यादा शहर की नहीं बता सकता कि उनको ख़तरा हो सकता है। काफ़ी परेशान थे, काफ़ी मतलब बहुत ही दुखी थे। वो बता रहे थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ पाकिस्तान का और मेरे दो बच्चे हैं, उनको अचानक स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि वो मुसलमान हो जाएं। वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे तो अब स्कूल ने उनको निकाल दिया है। तो बोले अब हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। बोला मैंने कई ईमेल्स की स्कूल को और उन्होंने अपनी ईमेल्स भी मुझे भेजी हैं कि ये मैंने ईमेल्स की लेकिन स्कूल की तरफ से कोई रीज़न, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और जवाब यही है कि अरसे से उनके ऊपर वर्किंग हो रही थी कि वो मुसलमान हो जाएं और हम अपने बच्चों पे वर्किंग कर रहे थे कि वो जीसस को ना छोड़ें। तो कहते हैं नतीजा ये निकला है। बोला ज़्यादा बात करते हैं तो ब्लास्फेमी की ऐसी तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है कि पूरा मोहल्ला आके कत्ल कर देगा, हमारे पूरे ख़ानदान को, घर को आग लगा देगा। हम कहाँ जाएं? तो मेरी मदद करें। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि मैं क्या मदद करूं। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम है पब्लिक तक चीज़ों को लेके जाना। बहुत हुआ तो यूएन, लेकिन यूएन एक है तो बहुत बड़ा इदारा लेकिन नाकारा है। जब तक के इसका कोई मतलब पाकिस्तान में आपको पता है हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है और कितने सालों से हो रहा है। यूएन ने इस पे लास्ट ईयर एक यूएन के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को एक वो भेज दिया था कि यार आप ये क्या कर रहे हो, कन्वर्जन और ये और वो होना क्या है। तो आई डोंट नो मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये एक बात थी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये है हज़ारों साल से उस धरती पर रहने वाले पाकिस्तानी की हालत। अब क्रिश्चियन है तो वो ज़ाहिर है इंग्लैंड के क्रिश्चियन थोड़ी हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में क्रिश्चियनिटी की तरफ भी कन्वर्जन होती थी तो वो क्रिश्चियन हो गए होंगे, जैसे हमारे पुरखों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन हैं तो डीएनए के हिसाब से इंडियन पाकिस्तानी। लेकिन बहरहाल ये एक दुख की बात है। अजीज़ दोस्तों, ट्विटर पे 1 लाख फॉलोअर हो गए हैं मेरे और यह है कि मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ। तो आप में से जो भी चाहे तो मेरे ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकता है। मैं काफ़ी रोज़ की अप टू डेट खबरें डालता रहता हूँ। बस एक विनती है कि जो भी आप मेरी पोस्ट देखें ट्विटर पे, उस पर एक भले छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें, चाहे एक लफ्ज़ का हेलो कर दें या कुछ भी कर दें। उससे मेरी ट्विटर की रीच बढ़ती है और मेरे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होगा कि आफ्टर ऑल मकसद मेरा अवेयरनेस फैलाना होता है। तो जितनी मेरी रीच होगी इतना ज़्यादा अवेयरनेस होगी। छोटी सी एक और बात भी कर दूँ आपके साथ शेयर कि रमज़ान आ गया है, मुसलमानों की ड्रामेबाजियाँ चल पड़ी हैं। आज मैं एशियन एरिया में गया था जहाँ से एशियन ग्रोसरी हम ख़रीदने जाते हैं, काफ़ी दूर है, बसों में जाना पड़ता है। तो वहाँ पहुँचा तो सामने ही बस से उतरा तो सामने ही मुझे एक हेयर ड्रेसर की दुकान नज़र आ गई। तो मैंने कहा चलो बाल भी लंबे हो गए, कटवा लेते हैं। मैं गया, दुकान में खाली पड़ी थी तो एक आदमी था तो उसने कहा आइए, इंग्लिश में कहा वेलकम, बैठे। इंग्लिश में पूछा कैसे कटवाने हैं ये वो। तो फिर मुझे कहता है पंजाबी उर्दू आती है। मैंने कहा हाँ उर्दू आती है। कहाँ से आप? मैंने कहा कराची से हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम। रोज़ा रखा है? मैं कहा नहीं रखा। तो कहते क्यों? मैंने कहा भाई साहब ये आपके पूछने का सवाल तो नहीं है। तो कहता है कि फ़र्ज़ है रोज़ा। मैंने कहा भाई साहब रोज़ा फ़र्ज़ है तो क्या ये भी फ़र्ज़ है कि आप सबका हिसाब किताब लो? मैंने कहा हिसाब किताब अल्लाह ने लेना है ना, तो अल्लाह के काम तो ना करो ना। अगर आपने अल्लाह के सारे काम कर देने तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह क्या करेगा भाई? खैर,
चुप हो गया। और फिर उसने उस्तरा उठाया तो मैंने कहा कब्बे ले कहीं उस्तरा गर्दन पे ही ना फेर दे। लेकिन खैर, छोटा सा एक और बता दूं जिससे थोड़ा दिल को वो होता है कि यार लोगों की क्या माइंड सेट है। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कोई मेरा ख्याल है 12-15 साल से मैं उनको जानता हूँ, और वेरी लिबरल, वेरी सेक्युलर। बल्कि जब पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे उन्होंने नमस्कार किया था, कोई 15 साल पहले की बात है। तो मैं उनको हिंदू समझा था। काफ़ी बाद में मुझे पता चला कि वो मुसलमान हैं। तो खैर, फ़ोन आया, फ़ोन पे बात हुई उनसे आज। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई। तो बोले मैं आपको क्या बोलूँ, नमस्कार बोलूँ कि सलाम बोलूँ, आप तो अब सनातनी हो गए हो ना। तो मैंने कहा आप मुसलमान हो तो मैंने आपको सलाम किया, मैं काफिर हूँ, आपको नमस्कार करना है, सलाम करना है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी सी बात है, लेकिन काफ़ी वो होता है कि यार सेक्युलर लिबरल हो के भी लोगों को कितना मसला होता है कि मेरी क्या बिलीफ है, मेरा क्या वो है। ये कच्चे धागे नहीं है, पक्के धागे हैं। बहुत लगते हैं लोगों को भाई, बहुत लगते हैं। मुझे कई अच्छे दोस्तों ने, हिंदुओं ने मशवरा दिया कि ये काट के फेंक दो, कि ये आपके लिए अच्छी निशानी नहीं है। तो मैंने कहा ये काटोगे, अंदर जो है उसको क्या करोगे, जो बिलीफ है, जो अंदर जो परिवर्तन है। तो खैर, ये छोटी छोटी कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अजीज़ दोस्तों, IMF आज पाकिस्तान आ गया है, और बल्कि कल आ गया है, और इस बार लंबी डील की पाकिस्तान बात कर रहा है। IMF की जो पहली डिमांड थी नई सरकार से, जब नई सरकार, आपको याद होगा कि दिसंबर में जनरल आसिम मुनीर एक हफ्ता अमेरिका में रहे थे, और उसी वक्त काफ़ी डील हो गई थी। इलेक्शन के रिजल्ट्स भी अमेरिका में डिस्कस हो चुके थे, अमेरिका के डीप स्टेट से, CIA वगैरह से, कि इलेक्शन में किसको लाना है। ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई थी। थोड़ा घपला हो गया इलेक्शन के दिन, इनसे हालात ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गए। तो ये डिसाइडेड था कि नून लीग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सरकार बनाएंगे, और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी वगैरह वगैरह। तो ये डील थी, और नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ इसलिए चुने गए कि शहबाज शरीफ 2-3 चीज़ों में नवाज शरीफ से डिफरेंट हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ में थोड़ा ईगो है, बल्कि काफ़ी ईगो है, और वो बूट ज़रा कम ही चमकाते हैं, जबकि शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही लेट के ज़मीन पे अपने ज़बान से चाटना शुरू कर देता है बूट। तो ऐसा बंदा चाहिए होता है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ कहीं भीख मांगने नहीं जाता खुद, और जाता भी है तो इतनी ईगो और अकड़ से कि कोई देता नहीं है। जबकि ये भाई साहब तो बिल्कुल ही ज़मीन पे लेट के या शेख, चाइनीज़ सबसे मांग के आ जाता है। और इमरान खान ने जितना इकोनॉमी का सत्यानाश किया था, उसको इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। ठीक है, बेड़ा गर्क कर दिया इसने भी, लेकिन बेड़ा गर्क कोई भी कर सकता था, ठीक है ना। और अब अमेरिका ने इनको पूरा आजमा लिया, सब कुछ कर लिया, अमेरिका की हर शर्त पूरी हुई है। तो अब नज़रिया आ रहा है कि IMF आ रही है, मतलब आ गई है, लेकिन अब IMF ऑन बोर्ड आ रही है। नया नेगोशिएशंस हो रहा है, नया प्रोग्राम। ये अच्छा लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि वी आर डिस्कसिंग ए प्रोग्राम, जबकि प्रोग्राम नहीं है, सीधा सीधा कर्जा है, लोन है, भीख है। और ये है कि 8 बिलियन पाकिस्तान ने डिमांड की है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये 15 बिलियन भी डिमांड करते तो दे दी जाती, 20 बिलियन भी डिमांड करते तो दे दी जाती। इजिप्ट को 25 से 30 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी गई थी रिसेंटली, लेकिन ये 8 बिलियन। लेकिन अभी जो नया रंगरूट आया है ना, औरंगजेब जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये IMF का बंदा है। ये हॉलैंड में रहता था, डच नेशनल है, और पाकिस्तान में हबीब बैंक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, उसका CEO रहा है, था रिसेंट तक, और 3 करोड़ रुपए इसकी सैलरी थी। लेकिन IMF ने इसका नाम दिया।
ये लोग तो इसहाक डार का नाम लेके गए थे तो वो रिफ्यूज़ हो गया। उन्होंने कहा यार इसहाक डार को कहीं और खपा दो, हमें पता है आपके ये नवाज शरीफ के समधी हैं तो आपको इनको बड़ी मिनिस्ट्री तो देनी है। बड़ी मिनिस्ट्रियाँ 3-4 होती है ना, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो उनमें से एक मिनिस्ट्री देनी थी। तो फिर वो इसहाक डार को फॉरेन मिनिस्टर बनाया। अब उसको फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या तजर्बा है। एक अकाउंटेंट, नवाज शरीफ की फर्म में अकाउंटेंट होता था शुरू में, फिर नवाज शरीफ से रिश्तेदारी हो गई, नवाज शरीफ का समधी बन गया, तो बस। तो एनीवे, इस औरंगजेब का नाम आईएमएफ ने दिया। आईएमएफ की ये शर्त भी पूरी की गई। आईएमएफ ने कहा है कि सर्कुलर डेट, आपको मैं पहले डिटेल में समझा चुका हूं कि सर्कुलर डेट कितना है इलेक्ट्रिसिटी और गैस का, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में, बिलियंस ऑफ डॉलर, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में सर्कुलर डेट। अब ये गैस पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं और गैस की कीमत 69% बढ़ाई है रिसेंटली, ताकि आईएमएफ के सामने रखा जा सके। टैक्स नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। और ये औरंगजेब साहब ने अपना जो प्लान दिया है वो ये है कि एक तो आईएमएफ का जो अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है पिछली पीडीएम सरकार से, इससे पीडीएम सरकार से और फिर इससे केयरटेकर के साथ, उसको जो शराइत थी वो बताना है कि हमने सब पूरी कर दी हैं और अब नया लॉन्ग टर्म आईएमएफ प्रोग्राम डिस्कस करना है। दूसरा इनका मसला ये है कि जो कर्जे की किस्तें और वो देना है इंटरेस्ट, वो सऊदी अरब, इमारात और चाइना से तो रोल ओवर करा लिया है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बाकी है जो 30 जून तक देना है। अभी ये शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, 30 जून वाला हिसाब किताब हो जाए, फिर इसके बाद अगले फिस्कल ईयर 1 जुलाई से जब शुरू होगा तो उसकी पेमेंट उस वक्त सोची जाएंगी। तो उसको मैनेज करना है कि किस तरह बाकी कर्जों की भी रीशेड्यूलिंग कर ली जाए। इसके अलावा एक और यह है कि कैश सर्कुलेशन 9 ट्रिलियन रुपये से बढ़ चुका है और ये स्टेट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। कैश सर्कुलेशन, आपको पता है भारत में शायद भारत पाकिस्तान से 6-7 गुना ज़्यादा आबादी रखता है, लेकिन इतने बड़े देश में पाकिस्तान से कम कैश इन सर्कुलेशन होगा, क्योंकि भारत ने डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा कर ली है कि भारत को इसका इतना मसला है नहीं। पाकिस्तान में तो कैश ही चल रहा है, डिजिटलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सारी ब्लैक इकोनॉमी चलती है, सारा काम ब्लैक पे चलता है। और एक स्ट्रॉन्ग सरकार हो ना तो ये डिजिटलाइजेशन होती है। अब एक मिसाल है कि वाटर टैंकर रेंजर्स चलाए, आपके डीजल वगैरह की स्मगलिंग हो, आपका ये सारा कुछ हो, तो जितने गैर कानूनी काम है, फिर भत्ता आता है, भत्ता एक्सटॉर्शन एक तो गुंडे मवाली लेते हैं, वो छोटा मोटा होता है, लेकिन ये जो इदारे लेते हैं, जो रेंजर्स है, जो आर्मी है, मार्केटों से इधर उधर से म्यूनसिपल वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये सारा एक्सटॉर्शन ट्रिलियन ऑफ रुपीस में जाता है। तो ये तो कैश होगा ना, डिजिटल पेमेंट तो नहीं हो सकती ना इन चीज़ों की। और पाकिस्तान में जब आर्मी ही ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, डीजल स्मगलिंग में, पानी सप्लाई में, ज़मीनें हथियाने में, फिर उस पर बिल्डिंग हाउसिंग कॉलोनीज बनानी, डीएचए, अस्करी, ये वो क्या है मलिक रियाज का बहरिया, ये सब बनाने हो, तो ये सब में कैश में ही किकबैक्स वगैरह होती हैं। तो डिजिटलाइजेशन करना है, कैश सर्कुलेशन बढ़ता जा रहा है, छापे जा रहे हैं, नोट छापे जा रहे हैं। अभी तो इतना बड़ा लतीफ़ा हो गया कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक की तरफ से जो कैश भेजा गया ना नया छाप के, उसमें कई गड्डियों में कई नोट पे एक तरफ ही छपाई थी, दूसरी तरफ नोट की छपाई ही नहीं थी। तो डिजिटलाइजेशन की कोशिश या कहने को कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतना है कि किसी तरह इन्वेस्टर इधर आएं और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी, और जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोका जा सके।
लेकिन इन्वेस्टर कैसे आएगा जब आपके यहाँ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल तबाह है, आपकी इकोनॉमी तबाह है, आपका सोशल सेक्टर तबाह है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपका इन्वेस्टर क्या करने आएगा। एक मिसाल है, मुझे आज फिर याद आ रहा है कि एप्पल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, टॉम कुक, उसने एक बार उससे सवाल किया गया था कि आपने चाइना में एप्पल का प्लांट लगाया है, इसकी क्या वजह है। तो इन्होंने कहा कि हमें एक स्पेशल क्वालिटी के स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, एक ही जगह इतने सारे वो चाइना में मिल जाते हैं। और फिर आज से 1-2 साल पहले भारत में एप्पल ने जब अपना प्लांट लगाया तो इसका मतलब भारत में भी इनको जिस स्किल्ड के लोग इतने सारे एक ही जगह चाहिए थे वो भारत में मिल गए। पाकिस्तान में तो चोरी, फ्रॉड, स्कैम, रेप, ब्लास्फेमी, मार कुटाई, इस किस्म की स्किल वाले लोग मिल जाएंगे। इन्वेस्टर्स को जो स्किल्स चाहिए वो नहीं मिलेंगी, तो इन्वेस्टर्स का कैसे काम पाकिस्तान में चलेगा। कोई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप जीत नहीं सकते। इसके अलावा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और एक्सपोर्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, वो करनी है। देखें, एक्सपोर्ट आपकी उस वक्त होगी जब आपका रॉ मटेरियल आपके मुल्क में होगा। आप तो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होने के बावजूद आप गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, मतलब मिलियंस ऑफ टन रशिया से गंदम आ चुकी है पिछले 1 साल में। आपकी जब मेन एग्रीकल्चर, इसके अलावा क्या क्या आप गारमेंट्स बना के भेजेंगे, उसके लिए कॉटन चाहिए। कॉटन, पाकिस्तान कॉटन किंग होता था एक ज़माने में, लेकिन नहीं, अब नहीं, अब तो बांग्लादेश है। आप कॉटन बाहर से मंगा रहे हो, तो आपकी जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है या एक्सपोर्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है वो कैसे होगी जब आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स जो है, बिजनेसमैन हैं, वो अपना बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर चुके हैं काफ़ी सारे, तो फिर कैसे आप इसको वो करेंगे। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान IMF से एक लंबी डिमांड तो कर रहा है। 14 मार्च और 18 मार्च के दरमियान 5 दिन में इनकी बेशुमार मीटिंग्स होंगी और नज़र यही आ रहा है कि IMF दे देगा। लेकिन ये थोड़ी है कि 8 बिलियन या 6 बिलियन या 25 बिलियन या जितने भी होंगे वो एक साथ दे देगा। पहली किस्त है ना, वो $1.1 बिलियन की होगी खाली। लेकिन इस वक्त इनके लिए 1.1 बिलियन भी बहुत है। तो अजीज़ दोस्तों, इनकी इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से ये भी एक चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ डोनर्स ने, आपको याद होगा जब 2 साल पहले सैलाब आया था तो मुख्तलिफ डोनर्स ने $11 बिलियन की वादे किए थे, लेकिन सिर्फ $1.4 बिलियन अब तक आए हैं इन 2 सालों में, उन $11 बिलियन में से। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और सऊदी अरब का सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने 2.6 बिलियन प्लेज किए थे, मतलब वादा किया था कि हम देंगे, लेकिन अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं दिया गया। ऐसे कई जो लोगों ने, कई कंट्रीज़ ने, कई इदारों ने वादे किए थे कि हम 3 साल के अंदर आपको ये $11 बिलियन देंगे, जिसमें से $1.4 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान को मिला है। तो अजीज़ दोस्तों, ऐसे में फिर आप किस तरह चीज़ों को चलाएंगे। ऐसे में एक चीज़ आप ये देखें, छोटी सी मैं बात बता दूं कि पंजाब हुकूमत का फैसला है कि केले और प्याज, अनियन एंड बनाना, पंजाब से बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी। उर्दू में ये खबर है, पूरी डिटेल में मैंने पढ़ा, बार बार पंजाब से बाहर लिखा है, पाकिस्तान से बाहर नहीं। इंग्लिश में प्रेस को जो रिलीज हुई है उसमें एक्सपोर्ट वर्ड यूज़ किया है कि एक्सपोर्ट ऑफ एन अनियन एंड बनाना इज बैंड। लेकिन असल कहानी ये है कि पंजाब से बाहर, तो पंजाब कुछ भी नहीं बनाता। पंजाब सिर्फ ये छोटी मोटी खेती बाड़ी है ना, उस पर भी जब कोई मामला आता है तो फौरन उस पर बैन लगा देता है।
अभी मुझे याद है कि शहबाज शरीफ ने बैनुल सूबाई गंदुम तरसील पे पाबंदी, यानी इंटर प्रोविंशियल सप्लाई ऑफ व्हीट, कि गंदुम गेहूं को आप पंजाब से बाहर भेजने पे पाबंदी। अब इन्होंने केला और अनियन पंजाब से बाहर जाने पे पाबंदी, यानी सिंध, बलूचिस्तान, केपी में नहीं भेजे जा सकते। तो भाई साहब, बलूचिस्तान वालों को गैस की कमी है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बलूचिस्तान वालों ने गैस पे पाबंदी लगाई हो? उनकी तो हैसियत ही नहीं है, क्योंकि मालिक पंजाब है, पंजाब सारे फैसले करता है। तो अजीज दोस्तों, ये है इनकी इकोनॉमी का हाल। केले, ऑनियन, सब्जियां, गेहूं, कॉटन, दालें, कुछ भी नहीं है इनके पास। भिखारी हैं। IMF, अमेरिका इनको देखें, एक बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है इस रीजन में, जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को वापस पांव पे खड़ा कर रहा है। क्या कांड है, हॉरिफिक है, लेकिन मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, आपके सामने लाऊंगा चीज़ें अगले किसी प्रोग्राम में। ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएं तो मैं आपके सामने लाऊंगा। अजीज़ दोस्तों, एक वीडियो मेरी आने वाली है 1-2 दिन में न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। यूरोपियन यूनियन की एक डिपार्टमेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट का, न्यूक्लियर स्टडीज़ का, उसकी एक इतनी ख़तरनाक रिपोर्ट आई है न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर। फिर चाइना से जो शिप पाकिस्तान जा रहा था, जिसको भारत ने रोक लिया, वो शिप में भी न्यूक्लियर डिवाइसेस थी। फिर इंग्लैंड ने नए टेस्ट की बात की है, चाइना, रशिया कर रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक एक गेम है, मैं आपके सामने 1-2 दिन में लाऊंगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।